स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नवनीत भंडारी एंड आई वेलकम यू टू माई चैनल क्वांटम अकेडमी फिजिक्स। बच्चों, आज के लेक्चर में भी हम सर्किट थ्योरी को समझेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक रजिस्टर, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर किस तरह से बिहेव करता है जब भी उसको हम एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। हमने जाना था कि रजिस्टर में वोल्टेज और करंट में जीरो फेज डिफरेंस होता है, जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे ही करंट बढ़ जाएगा। फिर हमने देखा कि इंडक्टर के केस में करंट लैग करता है और फेज डिफरेंस था π/2। वोल्टेज की पीक वैल्यू पहले आ रही है लेकिन करंट की पीक वैल्यू बाद में आ रही है। फिर हमने सीखा था कैपेसिटर के केस में करंट लीड कर रहा था बाय फेज π/2, राइट, यानी कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू पहले मिल रही है और वोल्टेज की बाद में मिल रही है। आज हम कॉम्बिनेशन सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक ऐसा सर्किट बनाया है जिसमें एक इंडक्टर और एक रजिस्टर एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। अब देखो, यहां पर मैंने कोई एसी वोल्टेज सप्लाई करी V0 साइन समथिंग। मैं इसको भी पूरा नहीं लिख रहा हूं, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या वोल्टेज दी है और क्या वोल्टेज मुझे मिलने वाली है, इसलिए मैं इसको भी क्या लिख रहा हूं, एक अननोन वोल्टेज दी मैंने। हाँ, इतना श्योर है कि उससे कोई करंट निकला I0 साइन ओमेगा टी, राइट। अब यहां पर ये जो इंडक्टर है, ये अपना जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये एक्सेल ऑफर करेगा। एक्सेल के बारे में मैंने बताया था आपको। एक्सेल क्या था बच्चों? एल ओमेगा, यानी कि 2 म्यू एल, राइट। तो ये क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। सेम वे में जब यही I0 साइन ओमेगा टी रजिस्टर को मिलेगा तो ये अपना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा R। अब जो चीज समझने वाली है, आपको पता है कि जो भी यहां पर मैंने वोल्टेज दी है वो अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड करेगी। एक वोल्टेज क्या होगी जो अक्रॉस VL होगी और एक वोल्टेज क्या होगी जो अक्रॉस VR होगी। तो इन वोल्टेजेस को अगर मैं लिखूं तो C, अगर मैं लिखूं वोल्टेज अक्रॉस R, तो मेरे लिए बताना आसान है कि देखो, करंट अगर I0 साइन ओमेगा टी है तो वोल्टेज और करंट का फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए। इसलिए मैं क्या लिख दूंगा यहां पर, VR क्या होगा बच्चों? V0 अक्रॉस R साइन ओमेगा टी। पीक वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, सॉरी, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन रजिस्टर साइन ओमेगा टी। तो इसको मैंने लिख दिया यहां पर। सेम वे में अगर मैं यहां पर देखूं, इंडक्टर के केस में कौन लीड करता है और कौन लैग करता है। अगर करंट है I0 साइन ओमेगा टी तो वोल्टेज क्या होगी? वोल्टेज इससे ज्यादा होगी, π/2 का डिफरेंस ज्यादा होगा। करंट लीड करता है या लैग करता है? करंट लैग करता है। तो इसलिए मैं यहां पर जो वोल्टेज लिखूंगा, वोल्टेज अक्रॉस L विल बी V0 अक्रॉस L साइन ओमेगा टी। क्या मैं प्लस π/2 लगा दूं? इस प्लस π/2 का मतलब क्या होगा? देखो, जो इंडक्टर को करंट मिल रहा है वो मिल रहा है I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, ठीक है बच्चों। अब मैं ये बात कैसे बोलूंगा कि वोल्टेज लीड कर रही है? तो ऐसे ही बोल सकता हूं कि ओमेगा टी में π/2 जोड़ दो। ओमेगा टी में π/2 मैंने जोड़ दिया तो मुझे क्या मिल गई? वोल्टेज मिल गई, जो कि लीड कर रही है किससे? π/2 से, जो कि इसकी कंडीशन है। तो यहां पर जो VL की वैल्यू मैं लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं क्या? V0 across L sin omega t and it is leading current by phase π/2 because current is sin omega t and I am writing here omega t plus π/2। इस केस में क्या लिखूंगा? V0 across R sin omega t, राइट। तो यहां पर मैं ये चीज लिख दूंगा ऐसे। अब ये जो वोल्टेज है ये इन दोनों का सम होगी, है ना। यही वोल्टेज तो डिवाइड हो रही है। अब एक्चुअल में ये दो इक्वेशन है जो कहीं ना कहीं वेव इक्वेशन है, और अगर आप इन वेव इक्वेशन को जोड़ने लगोगे तो इसको जोड़ने का, सोल्व करने का तरीका जो आप SHM में सीखते हो, ठीक है, वहां पर हम सुपरपोजिशन लगाते हैं, फिर हम एम्पलीट्यूड निकालते हैं, बहुत ही लंबा तरीका है। लेकिन हमने AC के क्वेश्चन को करना होता है फेजर डायग्राम से, राइट। तो मैं फेजर डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फेजर डायग्राम से आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी। सी, अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊं तो सी, अगर मैं बोलूं कि जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस है वो क्या है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर? V0 अक्रॉस R, यानी कि पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस R। अब आप ये चेक करो कि जो VL है, VL और VR में जो फेज डिफरेंस है वो π/2 का है, मतलब इन दोनों वोल्टेजेस में। अगर VL की बात करूं तो ये क्या है? प्लस π/2। तो अगर मैं VL की पीक वैल्यू लिखना चाहूं तो क्या ये इस डायरेक्शन में लीड कर रही होगी ऐसे? π/2।
अगर यहां पर -π/2 होता तो मैं इसको कैसे बनाता, मैं नीचे की तरफ बनाता। इसका यह मतलब होता कि वोल्टेज जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस है वो π/2 फेज ज्यादा है, राइट। तो ये बात ऐसे लिखी जा सकती है बच्चों, सी। अब इसके बाद ये तो था V0 अक्रॉस L, ये था V0 अक्रॉस R। कई बुक्स में यहां पर ऐसे लिखा मिलेगा आपको VL और VR, राइट। एक्चुअल में इसका मतलब होता है पीक वैल्यू। अगर आप VL VR लिखोगे तो भी कोई गलत नहीं होगा, लेकिन यहां पर स्टैंडर्ड तरीका क्या है कि मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ पीक वैल्यूज की बात कर रहा हूं, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी बच्चों। देखो अगर मैं ये ऐसे बना रहा हूं, सी दिस इज VR एंड दिस इज VL, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है बच्चों वो 90 डिग्री है, पहली बात, यानी कि π/2 है। और जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है वो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर को π/2 से लीड कर रही है, राइट। अच्छा, क्योंकि देखो करंट कहां पर है, करंट तो ये रहा I0 sin ωt, करंट तो ये रहा, जो करंट तो दोनों को सेम मिल रहा है ना, देखो I0 sin ωt। तो रेजिस्टेंस की वोल्टेज और करंट तो सेम फेज में आ गए, लेकिन क्योंकि इंडक्टर की वोल्टेज लीड कर रही है इसलिए इसको मैंने कितना लीड करा दिया, 90 डिग्री पे, π/2। ये देखो ये रहा, राइट। तो फेजर डायग्राम में आपको रिजल्टेंट वोल्टेज निकालनी है, ठीक है। आपको पता लग गया इस सर्किट में भाई एक तो ये है और एक वोल्टेज ये है। इसको जैसे हम वेक्टर करते हैं, वेक्टर को सोल्व करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इसको सोल्व किया जाता है फेजर डायग्राम को। तो मैं ये लिख रहा हूं यहां पर कि मुझे जो इनकी वजह से जो नेट वोल्टेज मिल रही होगी वो कहीं V0 मिल रही होगी। V0 कौन सी वोल्टेज है, ये वाली वोल्टेज, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है। और ये V0 का यहां पर एंगल क्या बन रहा होगा, कुछ फाई एंगल बन रहा होगा। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो मुझे नजर आ रहा है कि देखो दिस इज अ हाइपोटेन्यूज, दिस इज अ परपेंडिकुलर। अगर इसकी प्रोजेक्शन में सामने ले लूं ऐसे, राइट, और दिस इज अ बेस, तो इस हाइपोटेन्यूज को निकालने का तरीका क्या है। रिजल्टेंट आपको पता है कि रिजल्टेंट जब दो वेक्टर्स आपस में 90 डिग्री पर एक्ट करते तो रिजल्टेंट जैसे निकालते वैसे ही मैं इसको सोल्व करूंगा, राइट। तो यानी कि अगर मैं V0 का स्क्वायर लिखूं तो ये ऐसे होगा, V0 अक्रॉस R का स्क्वायर V0 अक्रॉस L का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, राइट। बुक्स में आपको ऐसे, इसको देखो अगर मैं बुक्स के अकॉर्डिंग लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, V0 का स्क्वायर इज इक्वल टू VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। यहां पर मुझे मेंशन करना पड़ेगा VL और VR क्या है, पीक वैल्यूज, राइट। तो ये बात ऐसे लिखी जा सकती है VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। अब एक बात और जो समझने वाली है, सी अपने को बेसिकली क्या देखने की आदत है कि जो एक करंट जा रहा है, ये करंट क्या है, मान लो I करंट है, जिसको मैंने क्या लिखा हुआ है, I0 sin ωt। अपने को ये देखने की आदत है कि जो यार करंट, जो वोल्टेज होती है ना, वोल्टेज, वोल्टेज क्या होता है, करंट इनटू में रेजिस्टेंस, है ना। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, देखो V0 इक्वल्स टू अंडर रूट, क्या मैं लिख दूं इसको, I इंटू में XL का स्क्वायर, है ना। इस I0 sin ωt को मैं बोल सकता हूं ना I, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये I0 sin ωt क्या I है, राइट। तो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, इसको लिख देता हूं यहां पर, I इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, I0 sin ωt। तो इस VL का स्क्वायर की जगह क्या लिख रहा हूं मैं, IXL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, यानी कि I इंटू में R का स्क्वायर, राइट। तो मैंने करंट इंटू इंडक्टिव रिएक्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस वैल्यू डाल दी वहां पर। इससे मुझे एक बात पता लग रही है बच्चों, देखो ये कुछ ऐसा बन रहा है, ये वाला रिजल्ट जो V0 है वो किसके इक्वल मिल रहा है आपको, I स्क्वायर। इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं मैं, देखो जो V0 है क्या मिल रहा है मुझे, वो अंडर रूट I स्क्वायर XL स्क्वायर प्लस I स्क्वायर R स्क्वायर। इसमें से I को बाहर निकाल दो, अंडर रूट में क्या बचेगा, अंडर रूट में क्या बचेगा, अंडर रूट में बचेगा XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर इज इक्वल टू V0। अब यहां पर V0 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, I अंडर रूट XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। यानी कि ये जो करंट के साथ आपको दो रेजिस्टेंसेस का स्क्वायर और अंडर रूट मिल रहा है, इस पर्टिकुलर टर्म को मैं नाम दे रहा हूं क्या, इंपीडेंस। इंपीडेंस का मतलब क्या होता है, लिख देता हूं ऊपर यहां पर, इंपीडेंस। इंपीडेंस क्या है, कंबाइंड रेजिस्टेंस या कंबाइंड हर्डल ऑफर्ड बाय
आर एंड एल। कहने का मतलब रेजिस्टेंस इसका है आर, इसका जो रेजिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल। तो इन दोनों का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है, जो करंट को ऑफर होगा वो क्या होगा, ये बेसिकली इसको लिखता हूं मैं Z, और इसका मतलब क्या होगा, एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर अंडर रूट। दिस इज बेसिकली व्हाट इन इंपिडेंस। तो इस बात को मैं लिख दूंगा V नॉट इज बेसिकली इक्वल टू I इंटू में Z, वेयर I मीन्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, राइट। इसको ओपन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, I नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। यहां से मैंने बेटा एक इक्वेशन निकाल दी V नॉट। अब देखो यहां पर ना मुझे ये फाई कैलकुलेट करना है। देखो ये फाई, अब ये फाई के पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको जल्दी से नोट डाउन करो फिर हम आगे चलते हैं। तो बच्चों आगे देखो जरा, अब इस V नॉट को ना ध्यान से ऑब्जर्व करो जरा। सी 2 मिनट के लिए इसको मैं रब कर रहा हूं, यहां से 2 मिनट के लिए रब कर रहा हूं। ठीक, ये इंडक्टिव वोल्टेज जो इंडक्टर को मिल रही है, ये क्या चाहेगी कि ये हमेशा करंट से लीड करे π/2। VR क्या चाहेगा, नहीं करंट साथ में चले। ये क्या चाहेगी, नहीं मैं लीड करूंगी। ये बोलेगी नहीं, वोल्टेज जो नेट वोल्टेज है वो क्या करनी चाहिए, वो यहां पर आनी चाहिए। सी सारा खेल इसका चल रहा है कि इस वोल्टेज जो मैं वोल्टेज सप्लाई कर रहा हूं, एक्चुअल में जो V नॉट कैलकुलेट कर रहा हूं, उसका एंगल क्या आना चाहिए। अगर एंगल को π/2 कर दिया तो वोल्टेज जो नेट वोल्टेज वो यहां आ जाएगी। अगर वोल्टेज को मैं फेज डिफरेंस 0 लूं करंट के साथ तो वोल्टेज यहां पर आ जाएगी। तो समझौता क्या हुआ कि कोई बात नहीं, ना तो ये करंट के साथ बिल्कुल 0 पर आ रही है, मतलब 0 फेज डिफरेंस पर आ रही है, ना ये करंट के साथ बिल्कुल π/2 पर आ रही है। तो जो वोल्टेज मिल रही है ना आपको बच्चे, वोल्टेज यहां पर ऐसे मिल रही है कुछ किसी फाई एंगल पर। तो यानी कि इस बात को मैं क्या लिख सकता हूं, इट विल बी V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। योर नेट वोल्टेज विल बी V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अगर यही यहां पर ले जाता तो प्लस π/2, इसी एरो को यहां पर ले जाता तो सिर्फ और सिर्फ ओमेगा टी। देखो अगर ये एरो ऐसे होता इस जगह पर, तो ये एंगल क्या होता, जो फेज डिफरेंस है, ये अभी पहले अगर मान लो φ1 अब क्या हो जाता φ2, तो फेज डिफरेंस कम हो रहा है। ये नीचे आ गया तो फेज डिफरेंस और कम हो रहा है। बिल्कुल फ्लैट हो गया तो फेज डिफरेंस 0 हो गया। इसको अगर मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो फेज डिफरेंस बढ़ रहा है। बिल्कुल सीधा कर दो वैसे, फेज डिफरेंस π/2 हो गया। नहीं, तो π/2 तब होता जब ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट होता। तो अभी क्या मिल रहा है मुझे, V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, राइट। अगर ये सर्किट प्योरली इंडक्टिव होता तो आपको वोल्टेज क्या मिलती, यहां पर V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। यही सर्किट अगर प्योरली रेजिस्टिव होता तो वोल्टेज क्या मिलती, V नॉट साइन ओमेगा टी। क्योंकि सर्किट दोनों का कॉम्बिनेशन है तो यहां पर समझौता होगा, और ये एंगल क्या होगा यहां पर फाई, और आपको फेज डिफरेंस क्या मिल जाएगा ये। अगर आपको इस फाई को कैलकुलेट करना है बच्चों, आप क्या करो, उसी ट्रायंगल में, जो वो ट्रायंगल मैंने बना रखा है, वहां पर आप tan फाई निकालो। tan फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या आपके पास, V नॉट L, और बेस क्या आपके पास पीक वैल्यू ऑफ R। या इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, tan फाई विल बी VL अपॉन में VR, राइट। पीक वैल्यू ऑफ इंडक्टिव वोल्टेज अपॉन में पीक वैल्यू ऑफ रेजिस्टिव वोल्टेज। अच्छा एक चीज और जो समझने वाली है बच्चों, जैसे मैंने यहां पर वोल्टेज के लिए ट्रायंगल बनाया है ये वाला फेजर, ऐसे ही मैं बना सकता हूं किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए। सी कैसे, तो फाई कैलकुलेट करने का एक तरीका तो ये है कि वोल्टेज जो इंडक्टर की अगर आपको गिवन है तो इंडक्टर की पीक वोल्टेज को रेजिस्टेंस की पीक वोल्टेज से डिवाइड कर दो, आपको tan फाई मिल जाएगा। फिर वैल्यू मान लो, अगर मान लो किसी भी तरह कैसे भी, अगर मान लो इन एनी हाउ VL और VR आपको इक्वल मिल जाए किसी भी तरह, तो डेट मीन्स ये एंगल क्या हो जाएगा 45 डिग्री, राइट। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सी अब अगर मैं इसको रब कर दूं 2 मिनट के लिए डायग्राम को, अब हम अगर रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो यहां ना एक चीज समझो जरा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी चीज को मैं उठा रहा हूं यहां से, मुझे मिल रहा है V नॉट इक्वल्स टू I अंडर रूट XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। भाई ये जो V नॉट है, इस V नॉट को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं I, इसको मैं लिख सकता हूं I, और टोटल रेजिस्टेंस ये है यहां पर, राइट। तो मैं इसको I इंटू Z लिख दूं, टोटल रेजिस्टेंस Z बोल रहा हूं ना। तो ये V नॉट क्या है, जो टोटल सर्किट को वोल्टेज मिल रही है। तो सर्किट की टोटल वोल्टेज क्या होगी, टोटल करंट इंटू में टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है Z,
तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो यानी कि इंपीडेंस यानी कि जेड को मैं ऐसे भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, जेड क्या आ जाएगा आपके पास, एक्सएल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब इसको 2 मिनट के लिए ट्रायंगल में सोचो जरा, 2 मिनट के लिए ट्रायंगल में सोचो इसको। ये वी आर है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आई आर, मतलब ये वी नोट है ना, वी नोट किसके क्रॉस, आर के क्रॉस, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आई आर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आई इंटू में एक्सएल, और ये है क्या चीज, ये पीक वैल्यू है किसके क्रॉस, इंडक्टर के क्रॉस। तो अगर मैं देखूं यहां पर आई और यहां पर आई कॉमन है, राइट, तो इंपीडेंस कहां पर मिलेगा आपको, कहीं बीच में मिलेगा यहां पर, यानी कि जो वोल्टेजेस के बीच में फेज है फाई, वही फेज किसके बीच में होगा, एक्सएल और आर के बीच में। तो अगर आप चाहो तो इस ट्रायंगल को ऐसे बना सकते हो कि यहां पर जो एक्सएल है अगर वो ऊपर की तरफ है, क्योंकि एक्सएल किसके क्रॉस है, इंडक्टर के क्रॉस, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आई एक्सएल। तो अगर आई कॉमन है दोनों में तो आई को रिमूव कर दो, यहां से भी आई को रिमूव कर दो, तो इंपीडेंस जो मिल रहा है वो ऐसे मिल रहा है आपको। तो फाई कैलकुलेट करने का एक तरीका और भी है, अगर आपको इन केस एक्सएल की वैल्यू पता है और आर की वैल्यू पता है और आपको ये फाई कैलकुलेट करना है तो आप कर सकते हो। तब क्या करोगे आप, अगेन परपेंडिकुलर बाय बेस, उस केस में हो जाएगा बच्चों ये एक्सएल बाय आर, और यू कैन सिंपली राइट जो फाई की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, tan इनवर्स एक्सएल को क्या लिख सकता हूं, एल ओमेगा डिवाइड बाय आर, राइट। तो देयर आर मेनी वेज ऑफ कैलकुलेटिंग फाई। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। इस पूरी कहानी का कंक्लूजन क्या है भाई, इस पूरी कहानी का कंक्लूजन ये है, इन कंक्लूजन लिख देना ऊपर, पूरी कहानी का जो कंक्लूजन है वो ये है, इन एल आर सीरीज सर्किट वोल्टेज लीड्स टोटल करंट बाय फेज फाई। वोल्टेज लीड करेगी टोटल करंट को बाय फेज फाई, क्योंकि वोल्टेज आपकी क्या निकाल लिया लेडीज एंड जेंटलमैन आपने, वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, राइट। सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ एलआर सर्किट, राइट। तो अभी मैं सर्किट थ्योरी दे रहा हूं आपको, पिछले जो लेक्चर था उसमें भी मैंने सर्किट थ्योरी दी थी आपको। अगला लेक्चर रहेगा, जैसे कि अभी हमने पहले क्या पढ़ा, प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडक्टर और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। फिर मैं आप पढ़ाऊंगा आपको रजिस्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, और फिर हम अगली जो थ्योरी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंप्लीट एलसीआर सर्किट। एक ही सर्किट के अंदर एल भी है, सी भी है और आर भी है, और उसके बाद हम फिर करेंगे इन पर न्यूमेरिकल्स, क्योंकि न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट एक जैसे, एक ही तरह का कंसेप्ट लगेगा। तो एक ही साथ में 1 घंटे का न्यूमेरिकल सेशन का लेक्चर ले लूंगा आपका। तो पहले सर्किट थ्योरी को अच्छे से सीखना है आपने, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों अब हम करेंगे सीरीज सीआर सर्किट। ठीक है, सीआर सर्किट में क्या है, सी अब मैं क्या कर रहा हूं, एक रजिस्टर को और एक कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ रहा हूं। इसको पहले जोड़ो, इसको बाद में जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। कोई ऐसा मतलब मिसकंसेप्शन ना क्रिएट करना। और यहां पर भी मैंने कोई एक वी नॉट वैल्यू मतलब वोल्टेज दे दी, जो कि अननोन है, मुझे नहीं पता। बट मुझे एक ही चीज़ पता है बेटा, यहाँ पर मुझे सिर्फ ये पता है कि जो मैं करंट सप्लाई कर रहा हूँ वो कितना है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। मैं ये करंट सप्लाई कर रहा हूँ, मैं करंट क्या सप्लाई कर रहा हूँ, ये वाला, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसको मैंने आर बोल दिया, कैपेसिटर को मैंने सी बोल दिया। इसका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसको मैं क्या बोलूँगा, एक्सी। इसका जो रेजिस्टेंस है उसको मैं बोलता हूँ आर। अब मुझे ये पता है कि ये वोल्टेज यहाँ पर जब जाएगी तो वोल्टेज को क्या लिख सकता हूँ मैं, वी नॉट साइन ओमेगा टी। वाई वी नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि करंट एंड वोल्टेज शुड बी इन सेम फेज। अगर ये आई नॉट साइन ओमेगा टी मिल रहा है इसको, तो वोल्टेज भी क्या होगी, वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहां पर क्या होगा, यहां पर मुझे पता है किसी कैपेसिटर के लिए ऐसा देखने को मिल सकता है आपको कि ये तो है जी करंट और ये है जी वोल्टेज वीसी। करंट ऐसे, वोल्टेज लैग कर रही है 90 डिग्री से, इस बात को ऐसा बोल सकते हो आप, राइट। करंट तो वैसे, लेकिन वोल्टेज लैग कर गई 90 डिग्री से, ये हमने फेज डिफरेंस निकाला था। तो अगर करंट इसको मिल रहा है, देखो करंट यहां पर लिख रहा हूं, इसको करंट मिल रहा है आई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। अगर करंट मिल रहा है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर मुझे क्या दिखाना है, वोल्टेज लैग कर रही है, कितने से लैग कर रही है, 90 डिग्री से। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगी यानी कि वीसी,
उसको मैं क्या लिख दूंगा, वी नोट साइन ओमेगा टी लैग कर रही है बाय पाई बाय टू, तो इसलिए माइनस पाई बाय टू लगा दूंगा यहां पर ऐसे साइन ओमेगा टी के साथ, राइट। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज मिली वो कितनी मिली बच्चों, वी नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। वाई माइनस पाई बाय टू, बिकॉज वोल्टेज लैग्स बिहाइंड बाय पाई बाय टू। पिछली सर्किट थ्योरी में सारा कुछ समझाया था ये। अब यहां पर ना एक चीज और समझते हैं बच्चों, सी अगर इसके लिए मैं ग्राफ बनाऊं, फेजर डायग्राम बनाऊं, तो फेजर डायग्राम सीधा सीधा बना रहा हूं यहां पर सी। सबसे पहले मैं बना रहा हूं रजिस्टर के क्रॉस, रजिस्टर के क्रॉस क्या होगा ये, वी आर। वी आर का मतलब क्या, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, राइट। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, वी नोट अक्रॉस आर, चाहो तो इसको आप वी आर भी लिख दो, बट मेंशन कर देना कि पीक वैल्यू है। अच्छा, नीचे की तरफ मुझे वीसी को बनाना है, क्योंकि देखो वी आर है साइन ओमेगा टी, दिस इज वी आर। वी आर क्या है, साइन ओमेगा टी। कैपेसिटर क्या है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। तो इसको बनाऊंगा ऐसे नीचे की तरफ, यानी कि इस बार रेजिस्टेंस को जो वोल्टेज मिल रही है और जो कैपेसिटर को वोल्टेज मिल रही है, राइट, पीक वैल्यू अक्रॉस कैपेसिटेंस, उसमें कितना डिफरेंस है, पाई बाय टू का। अच्छा, एक छोटी सी बात, अब इनके बीच में अगर कोई समझौता होगा तो वो ऑब्वियसली यहां पर होगा ऐसे, ये क्या मुझे मिल जाएगा, वी नोट। अगेन रेजिस्टेंस क्या चाहेगा कि भाई करंट मेरे साथ रहना चाहिए, ये क्या चाहेगा कि करंट हमेशा यहां पर रहे, है ना, साथ साथ रहे, आइन साइन ओमेगा टी, इसके साथ रहे करंट। लेकिन ये क्या चाहेगा, ये हमेशा लैग करना चाहेगा, ये चाहेगा साथ रहे, ये कहेगा नहीं लैग करे। तो यहां पर आपको कहीं बीच में मिल जाएगा वी नोट की वैल्यू, जैसे कि पहले ऊपर मिल रही थी, इस बार क्या यहां पर मिल जाएगी, ना तो इसके साथ जा पाएगा ना इसके साथ जा पाएगा, राइट। तो अब आपको जो फाई की वैल्यू मिल रही है बच्चों, वो ऐसे मिल रही है कोई, ये वाली फाई की वैल्यू, राइट। मैं यहां पर थोड़ा सा थ्योरेटिकली लिख देता हूं, सी लेट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज VC which is V naught sin ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, राइट। और करंट कितना है, I is equal to I naught sin ओमेगा टी, एंड वी कैन क्लियरली सी पाई बाय टू फेज डिफरेंस। यहां पर लीड कौन कर रहा है, करंट लीड कर रहा है। माइनस पाई बाय टू का मतलब क्या है कि वोल्टेज पीछे है, करंट आगे है, राइट। अगर वहां पर ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू लिख दूंगा, यहां पर ओमेगा टी लिख दूंगा, उसका मतलब यही है कि करंट पाई बाय टू से आगे है। तो पाई बाय टू फेज डिफरेंस, ठीक है। और सेम वे में मैं लिख रहा हूं अक्रॉस रजिस्टर क्या है, वी आर इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, और जो करंट है इसके अक्रॉस वो कितना है, आई नोट साइन ओमेगा टी। करंट तो सीरीज में सेम होगा, है ना, ये बात तो वैलिड है। अच्छा, अब ना एक चीज समझते हैं यार, अगर मुझे यहां पर यही वी नोट कैलकुलेट करना है, तो वी नोट कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, फेजर डायग्राम को सोल्व कैसे करोगे, हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि वी सी का स्क्वायर ले लो, या वी नोट अक्रॉस सी इसका स्क्वायर ले लो। ये थोड़ा सा लिखना इजी है आपके लिए, तो वीसी लिख सकते हो आप, पीक वैल्यू, बस ये बात का ध्यान रखना, वीसी का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर अंडर रूट, ऐसे लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। अगेन मुझे यहां पर क्या देखने की आदत है, मैं देखना चाहता हूं कि यहां पर इसको ऐसा लिखा जा सकता है, करंट, राइट, करंट इनटू में एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसका स्क्वायर प्लस वी आर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, करंट इनटू में आर का स्क्वायर, राइट। अब अगर यहां से मैं देखूं तो करंट कॉमन आ जाएगा बाहर, आई, अंदर क्या बचेगा, एक्सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अच्छा, एक ना बच्चों एक छोटी सी गड़बड़ शायद हो गई है, हाँ, यहां पर ना मैंने करंट को आई लिखा हुआ है, लेकिन अगेन ये जो मैं ले रहा हूं यहां पर वीसी, इसको मैं ले रहा हूं पीक वैल्यू सी। ये बात ना अभी पिछली डेरिवेशन में भी आप प्लीज करेक्ट कर लो, अगर वीसी को मैं बोल रहा हूं पीक वैल्यू, तो इसके साथ करंट की पीक वैल्यू होनी चाहिए, तो आई नोट शुड बी देयर, आई नोट शुड बी अ पीक वैल्यू,
है ना। तो इसलिए ना मुझे यहाँ पर बच्चों ये आई नोट एक्सी लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो VC है मेरे अकॉर्डिंग इस VC की वैल्यू क्या है, पीक वैल्यू, मतलब ये वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू जो मैं फेजर डायग्राम में बना रहा हूँ। तो इसलिए पिछले जो डेरिवेशन है उसमें भी यहाँ पर आई की जगह आई नोट कर लेना, राइट। तो आई नोट अगर लिख रहा हूँ तो डेट मीन्स दिस इज अ पीक वैल्यू, जो मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है। तो प्लीज पिछली डेरिवेशन में भी इसको कर लेना। अब यहां पर जो ये वाला फैक्टर है बच्चों, ये वाला देखो, ये वाला, इस फैक्टर को भी मैं क्या नाम दूंगा, इंपीडेंस। इंपीडेंस का मतलब यहां पर क्या होगा, नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय combination of capacitor and resistor, राइट। और आप चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो, सी यहीं पे स्टेप कर देता हूं, वी नोट को लिख सकते हो आप आई नोट इंटू में जेड, है ना। टोटल वोल्टेज क्या है, वी नोट, जो आपने यहां पर निकालनी है, राइट। और उसको क्या लिख सकता हूं मैं, टोटल करंट, यानी कि आई नोट करंट भेजा, किसके क्रॉस भेजा, टोटल सर्किट के क्रॉस, आई नोट जेड इक्वल्स टू आई नोट, यहाँ पर क्या जाएगा, एक्सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो आप चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो इसको, वरना आप इसको इतना भी छोड़ दोगे चलेगा। आप सीधा सीधा बोल दो कि जो ये वी नोट है, ये वी नोट किसके इक्वल है बच्चों, आई नोट इंटू में जेड के इक्वल। और जेड का मतलब क्या है, जेड का मतलब ये है, इसको रब कर रहा हूँ, जेड का मतलब क्या है, जेड का मतलब है एक्सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर अंडर रूट, राइट। इससे भी वैसे यार फेजर डायग्राम साफ समझ आ रहा है कि जेड अगर बन रहा है तो जेड ऐसे होगा, देखो सी गलत बना दिया, ऐसे होगा, ये हो गया आपके पास आर, इस बार ये क्या हो गया एक्सी, और ये क्या हो गया आपके पास जेड, और ये क्या बन रहा है यहाँ पर फाई। जेड इज बेसिकली व्हाट, जेड इज बेसिकली व्हाट, इट इज अ हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, आर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, राइट। तो ये बात यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो अगेन कहानी बिल्कुल वही है जो पिछली बार थी, इस बार ना, पर इस बार एक चीज को समझना जरा, ठीक है। इसको जरा नोट डाउन करो, फिर मैं समझाता हूँ। यहाँ पर ना आप देखो, अगर मैं रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करूँ, सी इस बार नेट वोल्टेज है ये, करंट है ये, लीड कौन कर रहा है, करंट कर रहा है, कितने एंगल से लीड कर रहा है, फाई से लीड कर रहा है जी। अगर ये मैं इसके साथ कंपेयर करूं, नेट वोल्टेज को तो फाई से लीड कर रहा है करंट, और यहां पर जो कैपेसिटिव वोल्टेज है, जो कैपेसिटर को वोल्टेज मिल रही है, उसको कितने से लीड कर रहा है, उसको π/2 से लीड कर रहा है, राइट। तो यानी कि इस फेजर डायग्राम से अपने को ये भी पता लग रहा है, अच्छा फाई अगर यहां निकालोगे तो फाई ऐसे निकालोगे, tan फाई को क्या लिख सकते हो इस बार, VC बाय में VR, राइट। VC बाय में VR लिख दो, यानी कि फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स VC ओवर VR, या तो आप ऐसे लिख दो। अदरवाइज रेजिस्टेंस की टर्म में अगर उस इंपीडेंस ट्रायंगल से इसको निकालना है तो यहां से भी निकाल सकते हो। तो यहां पर जो tan फाई होगा वो क्या होगा, XL ओवर R, यानी कि फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, tan इनवर्स XL ओवर R, राइट। तो देयर आर मेनी वेज ऑफ कैलकुलेटिंग फाई एज आई टोल्ड यू, राइट। तो बेटा इस बार देख, इस बार ये वाला जो करंट है जो सर्किट में वो मिल रहा है आई नोट साइन ओमेगा टी, और मैंने क्या बोला कि करंट किससे लीड कर रहा है, फाई एंगल से लीड कर रहा है। तो अब यहां पर मैं फाई तो जोड़ नहीं सकता, लेकिन यहां पर ऐसा बोल सकता हूं कि जो मैंने वोल्टेज दी, रिजल्टेंट वोल्टेज जो यहां पर मतलब जो वोल्टेज आप ये निकाल रहे हो, इसको आप वी नोट बोल रहे हो जिसको आप, ठीक है, वो एक्चुअल में किसके इक्वल है, इसको भी वी नोट लिखना पड़ेगा। चलो जो आपने वोल्टेज जो ये कैलकुलेट करी, आप इसको वी नोट बोल दो, कोई बात नहीं। वी नोट जो वोल्टेज दी आपने वो किसके इक्वल है, साइन ओमेगा टी, बट क्योंकि करंट फाई से लीड कर रहा है इसलिए मैं यहां पर क्या दिखा दूंगा, -फाई। या तो मैं ये बोल दूं कि करंट लीड कर रहा है फाई एंगल से, या ये बोल दूं कि जो नेट वोल्टेज है वो लैग कर रही है फाई एंगल से, दोनों बातें ये, ठीक है। या तो मैं ये बोल दूं कि मेरे राम से 5 नंबर ज्यादा है, या मैं ये बोल दूं राम के मुझसे 5 नंबर कम है, इंफॉर्मेशन सेम है, ठीक है, बताने का तरीका अलग है। सो दिस इज हाउ कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन वर्क्स विद AC। यहां का कंक्लूजन क्या है, यहां का कंक्लूजन ये है, इफ यू ऐड अ रजिस्टर विद अ कैपेसिटर इन सीरीज देन यू विल ऑब्जर्व, ये लिखने वाली बात है, नेट वोल्टेज सप्लाइड टू कॉम्बिनेशन ऑलवेज लैग बिहाइंड बाय सम फाई, राइट। तो करंट लीड कर रहा है फाई से, वोल्टेज लैग कर रही है फाई से। पिछली सिचुएशन में
वोल्टेज लीड कर रही थी फाई से और करंट लैग कर रहा था फाई से, ठीक है। तो ये कहानी है, इसको प्लीज नोट डाउन कर लो। दिस इज द सर्किट थ्योरी फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस एंड रजिस्टर एंड इंडक्टर एंड रजिस्टर। अब अगला जो लेक्चर रहेगा उसमें मैं एलसीआर का कॉम्बिनेशन समझाऊंगा, जब तीनों को एक साथ जोड़ेंगे तो क्या थ्योरेटिकली हमारे सामने आएगा, ठीक है। तो लेक्चर को थ्योरेटिकल रहने देंगे, इसको भी अगला लेक्चर भी थ्योरेटिकल रहेगा, और जो से अगला लेक्चर होगा उसमें मैं तीनों सर्किट थ्योरी के कंसेप्ट को उठाऊंगा और हम न्यूमेरिकल्स को हिट करेंगे, राइट। सो बच्चों, थैंक यू फॉर सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और इस चैप्टर के नोट्स साथ साथ बनाते रहो। बहुत